चलो ये क्वेश्चन तो वैसे भी हो गया, अभी होगा तब देखेंगे इसको। क्वेश्चन दोबारा देखो बेटा आप लोग। कल देखो आप इधर देखो बेटा। इधर देखो सब लोग। अच्छा ये एंगल होता है ना स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ थीटा, और इस थीटा का फॉर्मूला तो आप जानते हैं। बोलो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है एफ ई अपॉन में एम जी, और एफ ई को आप लोग लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया। अब वैल्यू रखना है बस इसके अंदर। तो देखो वैल्यू रख देते हैं। के की जगह तो रख दिया आपने 9 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा क्यू की जगह कितना? 1 नैनो। तो नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9 का स्क्वायर होगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर होता है 0.3 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। एम की जगह 1 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 10। मास को किलोग्राम में रखते हैं हम लोग, ग्राम में नहीं रखते। ग्राम में दिए लेकिन उसको किलोग्राम में बदलना पड़ता है, याद है आपको? चलो अब ऊपर का देखते हैं। तो ये तो हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -18 हो गया। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको 3 इंटू 10 की पावर -3 लिख दूं, तो स्क्वायर होगा 9 इंटू 10 की पावर -6। मानते हो? और ये हो गया आपका 10 की पावर -2। अब इसको देख लो, जितना हो सकता है उतना कर लो इसको। बताओ क्या करेंगे इसका? 9 से तो 9 काट दो पहले तो। ऊपर 10 की पावर -9 और नीचे 10 की पावर -8। तो ये हो गया 10 की पावर -1, मतलब 0.1। ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई 0.1। आ गई ना? तो अगर थीटा निकालना है तो बोलो थीटा क्या होगा? 10 इनवर्स 0.1। ये आपका थीटा भी आ गया। ये आंसर है इसका। क्लियर है? अब बताओ एक सिंपल से कैलकुलेशन में आप लोग उलझे पड़े हो। कुछ एक बच्चों का आंसर आया था इसके अंदर 0.1, बाकी बताने अलग अलग आंसर दे रहे थे आप सब लोग। कैलकुलेशन केयरफुली करें। मैंने आपको पहले भी बोला था इस बात के लिए कि देखो फिजिक्स से तो हम लोग निपट लेंगे, फिजिक्स में तो दिक्कत नहीं आएगी। फाइनल आंसर निकालने में जो प्रॉब्लम करती है वो मैथ्स आपकी प्रॉब्लम करती है। ठीक है? तो जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना आप लोग, मैथ्स उतनी इंप्रूव होगी। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो आप लोग, और कैलकुलेशन करने में जल्दबाजी मत दिखाओ। देखो आप लोग जल्दबाजी करेंगे कैलकुलेशन में तो कुछ गलती होगी डेफिनेटली। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से कैलकुलेशन करना है। एक बार जब अपने से कैलकुलेशन सही होने लगे ना, उसके बाद आप स्पीड बढ़ाने का सोचो। बच्चे क्या करते हैं कि वो ये नहीं देखते कि यार कैलकुलेशन जल्दी करने के चक्कर में गलत होगी, उनको बस आंसर जल्दी निकालना है। इस बात की परवाह नहीं है कि जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन गलत भी हो जाता है कई बार। ठीक है? तो पहले तो आप कैलकुलेशन को सही करने की कोशिश करें। जब आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा यार कैलकुलेशन में गलतियां होना बंद हो गई, कम हो गई, उसके बाद आप स्पीड का सोचें। ठीक है? चलो अब जो होमवर्क दिया था वो निकाल लो सब। सबसे पहले तो बिगनर बॉक्स नंबर 2। बिगनर बॉक्स नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। बिगनर बॉक्स 2 में, अच्छा मैं नंबर बोल रहा हूं, आपको हैंड रेज कर देना जिसमें डाउट होगा। ठीक है बेटा? चलो बिगनर बॉक्स 2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग? लो दो मेरे को, कैलकुलेशन बोल जाओ तुम लोग। अच्छा ये क्वेश्चन है बोल रहा है, अब इधर देखो, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना होता है कभी कभी अपने को। इधर देखो, अगर डेटा उसने ऐसा दे रखा है जो सीधा कटने वाला नहीं है तो थोड़ा सा अप्रोक्स कर लिया करो डेटा को। अभी मैं समझाता हूँ कैसे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो फोर्स है दो पॉजिटिव आयन के बीच में है, इतना है, सेपरेशन इतना है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग। तो एक काम करो, कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है ये बाद में निकालना है, पहले तो आप चार्ज निकाल लो। और चार्ज और एन आपको निकालना है ना, तो एन बराबर क्या कर दो? क्यू बाई ई कर दो। तो अपने को आइडिया मिल गया। पहले आपको चार्ज निकालना है, उसके बाद में फिर उससे एन निकालना है। यस और नो? अब देखो दोनों का चार्ज बराबर है ना, क्वेश्चन बोल रहा है, तो एक पार्टिकल का क्यू दूसरे पार्टिकल का भी क्यू, ये दोनों का क्यू और क्यू दोनों में सेपरेशन कितना है? आर। तो बोलो एफ को क्या लिखना है? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। मेरा टारगेट पहला है क्यू निकालने का, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके एफ आर स्क्वायर अपॉन में के।
तो यहां से अगर मैं Q की वैल्यू अगर निकालता हूं तो Q की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ एफ आर स्क्वायर अपॉन में के। हो गई ना? देखो अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। बोलो एफ की जगह कितना दिया हुआ है आपको? 3.7 इंटू 10 की पावर -9। आर की जगह कितना दिया हुआ है? 5 एंगस्ट्रॉम। तो 5 इंटू 10 की पावर -10 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई के होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। यही होता है। अब देखो अब इसमें क्या करना है? अच्छा मुझे ये तो बताया कि यार ये तो पूरा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और 9 भी बाहर आ जाएगा। ये बार नहीं कहाँ आएगा? अभी तो नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा बार। थोड़ा सा जुगाड़ करते हैं, इसको 3.6 कर देते हैं अप्रोक्स। करना ही पड़ेगा इतना तो आपको। तो 3.6 कर लें इसको। अब 3.6 करने के बाद देखो आप क्या करेंगे। इसका बिंदी हटाओ और ये नीचे 10 लगाओ। यस और नो? अच्छा देखो ये 10 की पावर 9 ऊपर जाके 10 की पावर, तो जो बाहर आ सकते हो बाहर ले रहा हूं। क्या बाहर आ रहा है? 6। इन दोनों से मिलाकर के आ गया 10 की पावर -9। ये पूरा ही बाहर आ गया 5 इंटू 10 की पावर माइनस में 10। 9 बाहर आ गया 3। और 10 का रूट होता है लगभग 3। 10 का रूट लगभग 3 नहीं होता क्या? बस हो गया काम अपना। अब उसके बाद क्या करोगे आप? बताओ क्या करोगे? ये कितनी बार कटा? 2 बार कट गया ना? तो उसके बाद अगर आप इसको सोल्व करोगे तो बोलो कितना आ रहा है ये? ऊपर तो हो गया 10 की पावर -19। तो आप इसको ऐसा लिख दो ना 10/3 इंटू 10 की पावर माइनस में 19। ये तो आपका क्यू आ गया। अच्छा ये क्यू अप्रोक्स से पहले बता देता हूँ, एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि देखो मैंने दो जगह अप्रोक्सीमेशन कर दिया यहाँ पर। एक तो 3.7 की जगह 3.6 ले लिया, तो आप पूरा पूरा इंटीजर आने की उम्मीद मत करना आप। नहीं समझे? एन इंटीजर होता है ना, लेकिन अब एन अगर इंटीजर नहीं भी आता है तो उसकी टेंशन मत लेना, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो करी नहीं है कि मैं एन इंटीजर आने की उम्मीद करूं। तो मैं एन जो सोल्व करूंगा उसके नियर बाय इंटीजर जो होगा उसको मैं देख लूंगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन होती तो एन पूरा इंटीजर आता, लेकिन यहाँ पर पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करी है तो एन एग्जैक्ट इंटीजर अब आने वाला नहीं है। ठीक है ना? तो ये तो क्यों निकाल लिया आपने। अच्छा क्यों निकाल लिया तो उसके बाद बोलो एन बराबर क्या होता है? क्यू बाई। अच्छा इसकी जगह तो आ गया 10/3 इंटू 10 की पावर माइनस में 19। अच्छा ई की जगह 1.6। अच्छा जो 1.6 है ना 1.6 को आप 10/6 लिख सकते हैं, पता है? छोड़ो तुम तो, चलो इतना क्यों मैथ्स लगाना। लो तुम तो 1.6 से चलना, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तुम तो एक बात बताओ 10/3 को क्या लिख दो? अरे 3.3 लिख दो। अच्छा इससे तो ये कट गया, और ये कितनी बार कट गया? 2 बार। खत्म बात। नहीं समझे? आ गया देखो आंसर, n इक्वल टू 2 आ गया। आ गया ना? अब कैलकुलेशन एग्जैक्ट डी करी देखो मैंने, अप्रोक्सीमेशन करा है, तो ये कैलकुलेशन ऐसे आपको भी करनी पड़ सकती है एग्जाम के अंदर। ठीक है? चलो उसके बाद में बिगनर बॉक्स में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा आप लोग एक काम कर लेना, एक नोटबुक बना लेना अलग से सॉल्यूशन की। बना ली क्या आप लोगों ने? यार 11th में तुम्हें बहुत सही तरीके से सिखाया टीचर्स ने, कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती 12th में। इसलिए बना लेना नोटबुक, क्योंकि जब बाद में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब आपके चैप्टर्स का रिवीजन करोगे, इन क्वेश्चंस को जब आप दोबारा लगाओगे ना, तब भी कुछ क्वेश्चन अटकते हैं देखो बच्चों से। ऐसा जरूरी नहीं कि अभी जो क्वेश्चन आपसे हो गए बाद में भी सारे क्वेश्चन हो जाए। हो सकता है बाद में कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बने, तो उस केस में क्या है कि बच्चे परेशान होते हैं फिर डाउट पूछने के लिए, टाइम खराब करना पड़ता है, डाउट काउंटर के लिए आना पड़ता है। याद है आपको? तो उस समय पर आपका टाइम खराब नहीं हो, आपका टाइम से हो, इसलिए बेस्ट है कि आप एक सॉल्यूशन की नोटबुक मेंटेन कर लो। ठीक है ना? जो क्वेश्चन आपसे हो गए उनके हैंड टू हैंड सॉल्यूशन नोट कर लो, और जो क्वेश्चन नहीं हुए थे तो जब बोर्ड पे हम एक्सप्लेन करें उस समय उसको नोट कर लो, ताकि ना पूरा सॉल्यूशन आपके पास एक साथ नोट रहेगा। ठीक है? तो बाद में जब आप इन क्वेश्चंस को दोबारा लगाओगे और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता भी है तो आपके पास में सॉल्यूशन लिखा रहेगा, तो आपको टाइम खराब नहीं करना पड़ेगा फिर वहां पर। ठीक है? बिगनर बॉक्स 2 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4, 5। किसका कह रहे हैं बेटा? ये जो अभी बताया मैंने, कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तो वही तो करा है बेटा मैंने भी, वही तो करा है मैंने भी, और क्या करा है?
कैसे करा बताओ एक बार, मतलब कौन सा, एक बार लिख के बताओ कौन सा फॉर्मूला कह रहे हो। हाँ ये तो के हो गया, हाँ Q1 Q2/R², आई एफ हो गया। तो फिर यही तो मैंने करा है, मैंने और क्या करा है। वो के का मतलब वही तो है, 1/4 तो है के का मतलब, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 3, 4, कौन सा क्वेश्चन 3 में, हाँ नेगेटिव, दिखाओ ऑप्शन क्या है मेरे को एक बार। कंसिडर ए न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, पॉजिटिव चार्ज, नेट चार्ज ऑन दिस स्फीयर। नेगेटिव, यार ये स्टेटमेंट है ना, पूरा नहीं है। अच्छा नेट चार्ज नेगेटिव कैसे होगा स्फीयर का बेटा, इधर देखो, ये नेट चार्ज आपसे नेगेटिव की बात कर रहा है। एक न्यूट्रल स्फीयर है, इसके पास एक पॉइंट चार्ज रख दिया, तो पॉइंट चार्ज रखने के बाद इधर इंडक्शन से तो आएगा माइनस, और इंडक्शन से इधर आएगा प्लस। नेट चार्ज थोड़े ना बदला है स्फीयर का, नेट चार्ज तो अभी भी जीरो ही है ना। स्फीयर की चार्जिंग अर्थिंग करने के बाद होती है ना। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 और क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज नंबर 2। अच्छा एक क्वेश्चन उसमें गलती से इलेक्ट्रिक फील्ड का दे दिया था मैंने, 26 नंबर का। हाँ हो गया तो ठीक है, वरना आज की क्लास के बाद हो जाएगा आपसे। आज की जो क्लास होगी ना, उसमें अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड में वो वाला जो क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हो उस क्लास के बाद। अगर वो नहीं हुआ तो आज की क्लास के बाद कर लेना उसको, ठीक है। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा वाला है भाई 7, अच्छा ठीक है। 11, 11, 17, 30 और 29 कहाँ दिया मैंने। वर्क डन कहाँ निकालना आता है तुम्हें भी यार, वर्क डन तो निकालना ही नहीं आता तुम्हें 29 अभी तो। ये तो कम से कम ये मान लो कि 10 दिन के बाद आएगा वर्क डन निकालना, तो वो आपने कर लिया वो एक अलग बात है, लेकिन वो जानते नहीं हो अभी तो आप उसको। एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3 में 1 एंड 2, कौन सा वाला बेटा 2, दिखाओ 2 कौन सा है, देख एक्सरसाइज 3 का। ये तो करा दिया था यार मैंने, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स बताना है ना। तो देखो आप जब इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो के Q1 Q2/R², Q1 की जगह प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई, Q2 की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई। याद आ रहा है आपको, क्लास में करा था अपन ऐसा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है सर। माइनस कैसे आया यार, फिर तुम क्लास का क्वेश्चन देखा आपने। अरे आंसर आ गया, लेकिन एक बार क्लास का क्वेश्चन तो देखो आप लोग। आप क्लास नोट्स नहीं पढ़ते क्या घर पे जाके, तो फिर क्या है। एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, और जब वेक्टर फॉर्म में आंसर निकालते हैं तो चार्ज का साइन पुट करता है, याद है। तो प्रोटॉन का चार्ज तो प्लस में लोगे और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप माइनस में लोगे, तो मल्टीप्लाई उनका नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब चलो एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो देखते हैं। इधर देखो आप पहले। अच्छा एक बात बताओ, अब ध्यान से सुनना पहले तो। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, उसने स्टार्टिंग में बोल दिया कि आपको सपोज करना है, मतलब जो डेटा आप जानते हो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करना है, जो इसने बोल रखा है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या लेते हो, माइनस ई, इलेक्ट्रॉन का लेते हो। वैल्यू की बात नहीं कर रहा मैं, सिंबल में लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप क्या लेते हो, आप प्रोटॉन का क्या लेते हो,
ये चार्ज आप लेते हो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, लेकिन इसने कहा कि ये नहीं लेना। इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो लेना है ई, हाँ सॉरी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेना है माइनस ई, और प्रोटॉन का लेना है ई प्लस डेल्टा ई। जो उसने बोला है वो करना पड़ेगा। वैसे तो हम चार्जेस ये लेते हैं क्योंकि चार्जेस यही होते हैं तो यही लेते हैं, लेकिन उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं मानना है आपको, तो ये मानना है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई लेना है और प्रोटॉन का चार्ज आपको ई प्लस में डेल्टा ई लेना है। अच्छा, दो हाइड्रोजन एटम के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? दो हाइड्रोजन एटम के बारे में बात हो रही है। तो एक बात बताओ, जो हाइड्रोजन एटम होता है ना, बोलो हाइड्रोजन एटम किस किस से बना होता है? हाइड्रोजन एटम बना होता है वन प्रोटॉन से और वन इलेक्ट्रॉन से बना होता है ना। चलो हाइड्रोजन एटम का चार्ज निकाल लेते हैं एक बार, अपने अकॉर्डिंग नहीं, दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग। बोलो क्लियर है? तो जब आप हाइड्रोजन एटम का चार्ज निकालोगे तो प्रोटॉन का चार्ज होगा ई प्लस डेल्टा ई और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई। तो नेट चार्ज जो हाइड्रोजन एटम का आएगा वो डेल्टा ई आ जाएगा। बोलो, जो नेट चार्ज है हाइड्रोजन एटम पर वो कितना है? डेल्टा ई। अब देखो आपका क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दो हाइड्रोजन एटम है अपने पास, ये दो हाइड्रोजन एटम है ना, तो एच और एस दिखा दिया मैंने। अब इसका चार्ज कितना है? डेल्टा ई, और इसका भी चार्ज डेल्टा ई, इसका मास एम और इसका भी मास एम, दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने मान लिया कि आर है। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का नेट जीरो है। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो रिपल्शन का लगेगा, सेम नेचर चार्ज है ना, और ग्रेविटेशन इनमें अट्रैक्शन का लगेगा, और नेट अगर जीरो है तो नेट जीरो कब हो सकता है? जब अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों बराबर हो जाए। जितने फोर्स से ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर उतने फोर्स के साथ अगर एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो बोलो नेट फोर्स विल भी। तो बताइए नेट फोर्स जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों फोर्सेस को इक्वल करना पड़ेगा। कौन कौन से फोर्सेस को इक्वल करना पड़ेगा? ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों फोर्स को इक्वल करना पड़ेगा। तो एफ नेट अगर जीरो है इसका मतलब मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, तभी जाकर क्या नेट फोर्स जीरो पाएगा। अच्छा, कौन कौन इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लिखवा रहा है? जल्दी बताओ, हैंडेज करो। इलेक्ट्रिक फोर्स लिखवाना है, चार्ज क्या लोगे इनका? चार्ज डेल्टा ही लेना है ना। तो कौन कौन इलेक्ट्रिक फोर्स लिखवा रहा है? जल्दी बताओ इनके बीच में। इलेक्ट्रिक फोर्स अगर लिखवाना है तो ये हो जाएगा के इंटू डेल्टा ई का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कौन कौन ग्रेविटेशन फोर्स दिखा रहा है? मास एम और एम ले लिया दोनों का मैंने, तो ये हो गया जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। बोलो, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, निकालना क्या है? क्या बोलो, डेल्टा ई निकालना है। तो डेल्टा ई का जो होल स्क्वायर आपके पास आ रहा है वो आ रहा है जी एम स्क्वायर अपॉन में के। बोलो क्लियर है? तो जब आप डेल्टा ई निकालोगे तो दिस विल बी अंडर रूट में जी एम स्क्वायर अपॉन में के। बाकी फिर आप एक्सपर्ट हो, क्यों वैल्यू नहीं रख सकते क्या आप लोग? खत्म बात। जी की वैल्यू रख लो, के की रख लो और एम की रख लो। जी और के तो कांस्टेंट है, देने की जरूरत ही नहीं है। देने की जरूरत है क्या? जी और के की वैल्यू देने की जरूरत है क्वेश्चन में? देखो नीट का क्वेश्चन उसने तो नहीं दिया था, याद रखना पड़ता है तुम्हें। जी का वैल्यू 11th में याद नहीं करा, के का 12th में याद कर लिया, खत्म बात। और एम उसने दे दिया आपको, बाकी तो फिर मैथ से लगाते रहो अपने हिसाब से। नहीं कर सकते? और वैसे भी ना थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, पावर में डिफरेंस देखो आप तो, क्या बहुत दूर है ना। अब पावर में डिफरेंस दूर होने का फायदा बताऊं क्या है? मुझे कैलकुलेशन में टाइम ही नहीं लगने वाला। क्यों नहीं लगने वाला? जी की वैल्यू जो होती है ना वो नहीं ले रहा मैं, तो सिर्फ इसकी पावर ले रहा हूँ। जी की पावर आती है 10 की पावर -11। मास की वैल्यू जो दे रखी है वो नहीं ले रहा, मैं सिर्फ पावर ले रहा हूँ। अच्छा, अप्रोक्सीमेशन में क्यों कर पा रहा हूँ पता है? क्योंकि ऑप्शन में बहुत दूर दूर ऑप्शन है, पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यस और नो? एक ऑप्शन में -37, -23, -47, -20, बहुत ज्यादा गैप है पावर्स के अंदर, इसलिए मैं यहाँ पर आराम से अप्रोक्सीमेशन कर सकता हूँ। आगे वाली वैल्यू तो लिखने की जरूरत ही नहीं, मैं सिर्फ काम ही पावर में कर लूँ। यस और नो? अब देखो 10 की पावर -11 हो गई। अच्छा, मास का पावर कितना है बस पावर बताओ? -27 का स्क्वायर क्या होगा? -54। यस और नो? के में आती है 10 की पावर 9, ये ऊपर जाकर 10 की पावर 20 और ये 10 की पावर 54, तो 10 की पावर 74। 10 की पावर 74 का रूट होता है 10 की पावर -37। आंसर। अब 10 की पावर -37 किस ऑप्शन में आ रहा है? खत्म बात, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। बात समझे क्या? मतलब ये सब चीजें ना आपको सोचनी पड़ती है बेटा। जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन करा हमने, इस क्वेश्चन में भी देखो एग्जैक्टली कैलकुलेशन आप नहीं कर पा रहे थे,
तो आपने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर लिया। यहाँ पर देखो, अब जो बच्चा पूरी वैल्यू रखकर कैलकुलेशन में उलझेगा, डेफिनेटली जितना टाइम अभी अपन ने लगाया उसको 1 मिनट एक्स्ट्रा लगने वाला है उससे, नहीं लगेगा भाई। अगर पूरी वैल्यू रखकर जी का अगर आप पूरा वैल्यू पुट करते हो 6.67 10⁻11, के का पूरा वैल्यू रख रहे हो और एम का पूरा वैल्यू रख रहे हो, तो कैलकुलेशन में टाइम अपने आप ज्यादा लगेगा फिर आपको, मानते हो इस बात को? लेकिन ऑप्शन को देखकर अगर आप स्मार्टली काम करोगे, सिर्फ पावर पावर रख दिया तो भी अपना आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े? नहीं बढ़े तो क्या करें फिर? क्या करना है फिर बताओ, क्या प्लान करके आए हो? नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप लोगों का पूरा ध्यान और पूरा फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पहले इसके बारे में जान लो, देख लो, समझ लो। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पहले इधर देखो सब लोग, बातें नहीं करना है, बोर्ड पे देखना है सबको। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर लेता है, और इसके क्वेश्चन कोई अलग से नहीं मिलेंगे। आपने जो कूलम्स लॉ के अंदर जो सवाल करे थे ना, कुछ वैसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, वही वेक्टर वाले सवाल मिलेंगे। ठीक है ना? एक बार आप सब लोग इधर देखो। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पहले उसको समझते हैं। अच्छा एक बात बताना, जैसे एक चार्ज मेरे पास Q1 है और एक चार्ज अपने पास में Q2 है। आप लोग ये जानते हैं कि Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है और Q2 भी Q1 पर फोर्स लगा रहा है। क्या फोर्स लगाने के लिए ये दोनों चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं? नहीं आ रहे। बिना कांटेक्ट में आए दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में अगर फोर्स लगाती है तो समझ में आता है, लेकिन दो बॉडीज अगर बिना कांटेक्ट में आए अगर फोर्स लगा रही है तो उसका क्या रीजन है, चलो वो समझता है। दोनों चार्ज जब एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये एक दूसरे के बिना कांटेक्ट में आए फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका रीजन होता है, एक्चुअली में चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? Q1 एक चार्ज है तो Q1 से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और Q2 भी एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। यस और नो? और जब दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरेक्शन होता है तो याद रखना, जब भी दो सिमिलर फील्ड में इंटरेक्शन होता है ना, तो वहां पर फोर्स बनता है। फोर्स कब बनता है? जब दो सिमिलर फील्ड में इंटरेक्शन होता है। अगर ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन फील्ड इंटरेक्ट करेंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंटरेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स बनता है। तो Q1 ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है, Q2 ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है। तो Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप चार्ज Q2 को रखोगे तो Q2 पर फोर्स लगेगा। तो Q2 पर फोर्स कौन लगा रहा है? Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी अभी तक अपन बोलते थे कि इस पर फोर्स लगा रहा है Q1, लेकिन एक्चुअल रीजनिंग है कि Q2 पर फोर्स लग रहा है Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। वैसे Q1 ने भी तो इलेक्ट्रिक, वैसे Q2 ने भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है। तो Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड जब Q1 पर फोर्स लगा रही है तो फिर Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 पर फोर्स लगा रही है। बोलो बात समझ में आ रही? तो हर चार्ज की प्रॉपर्टी की वो अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चार्ज की वजह से बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, किस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोड्यूस कर रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को वैल्यू को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो हेडिंग मैंने लिखा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या नाम होता है? तो पूरा नाम लिखो इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब चार्ज की वजह से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ये जानना। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जो वैल्यू होती है, उस वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। अच्छा पूरा नाम तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन अपन शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया करेंगे इसको। क्या बोल देंगे? ये ठीक वैसा ही है जैसे आप लोग 11th क्लास में ग्रेविटेशन में पढ़ते थे। आपको पता है कि मास की वजह से उसके सराउंडिंग में क्या बनता है? ग्रेविटेशन फील्ड बनता है। यस और नो? उस ग्रेविटेशन फील्ड की किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। याद है? तो चार्ज की वजह से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वैल्यू है, दैट स्ट्रेंथ और दैट वैल्यू इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ब्रैकेट में इसको ई वेक्टर से दिखाता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ब्रैकेट में किसे लिखते हैं इसको? ई वेक्टर से लिखते हैं। क्लियर है? चलो अब इस पर बात करना शुरू करते हैं। एक बार सब लोग इधर देखो, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, देखो सब ध्यान से। अच्छा जैसे मान लो कि कोई चार्ज है यहाँ पर, अब चार्ज है तो उसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा।
तो चार्ज की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कुछ इस तरह का है। देखो चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दिखाई नहीं देता अपने को, तो चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस हम लोग बना देते हैं। ठीक है, ये लाइन ही रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस है। समझ गए? जैसे मान लीजिए अगर मेरे हाथ में एक चार्ज है, तो उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपको विजुलाइज होता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड विजुलाइज, तो किसी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस है, इस बात को शो करने के लिए, इस बात को दिखाने के लिए हम उस लोकेशन पर कुछ लाइंस को ड्रॉ कर देते हैं। तो लाइंस अगर आपने किसी लोकेशन पर ड्रॉ कर रखी है, दैट मींस ये बताना चाह रहे हो आप लोग कि इस लोकेशन पर क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, किसी चार्ज की वजह से बना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किसी लोकेशन पर, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, उस वैल्यू को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे मान लीजिए कि मुझे इस लोकेशन पर जानना है यार इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जाननी है, इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जाननी है। तो इसका तरीका होता है, इस लोकेशन पर हम लोग एक इमेजिनरी चार्ज, जिसको अपन टेस्ट चार्ज भी बोल देते हैं, है ना, जिस लोकेशन पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जानना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानना चाहते हो, उस लोकेशन पर आप एक इमेजिनरी चार्ज, इमेजिनरी चार्ज का मतलब एक टेस्ट चार्ज हम लाके रखेंगे, और टेस्ट चार्ज को कन्वेंशनली पॉजिटिव लिया जाता है। क्या लिया जाता है? और ये बहुत स्मॉल वैल्यू का होना चाहिए, बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू का एक चार्ज यहाँ पर लाके रखा जाता है। अच्छा, नेग्लिजिबल वैल्यू का क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर आप चार्ज बड़ी वैल्यू का लोगे तो उसका भी तो अपना फील्ड होगा, और उसका फील्ड इस फील्ड की वैल्यू को डिस्टर्ब कर देगा फिर। यस और नो? तो एक बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू का एक टेस्ट चार्ज, जिसको अपन कन्वेंशनली पॉजिटिव लेते हैं, वो इस लोकेशन पर लाकर रखा जाता है। तो जैसे मान लीजिए इस लोकेशन पर मैंने एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट को लाके रख दिया। किसको लाके रख दिया? और इस क्यू नोट पर लगने वाला मैं फोर्स कैलकुलेट करता हूं। सपोज करिए कि इस क्यू नोट पर मान लीजिए फोर्स लग रहा है एफ। क्यू नोट पर फोर्स कितना है? तो क्यू नोट चार्ज जब मैंने यहां पर रखा तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या है? एफ। तो इस लोकेशन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डिफाइन करने का तरीका है फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस बाय, तो यूनिट चार्ज के द्वारा किसी लोकेशन पर जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है, दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बोलो क्लियर है? और ये टेस्ट चार्ज क्या बहुत छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए? बहुत छोटा होना चाहिए। तो इस चार्ज की जो लिमिट है, इस क्यू नोट की जो लिमिट है वो अप्रोक्स जीरो होती है। तो लिमिट ऑफ क्यू नोट टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब क्या बताना चाह रहा हूं मैं, कि क्यू नोट इज वेरी नेग्लिजिबल। जीरो नहीं है, जीरो की जैसा है लगभग। तो इसको मैथ्स में लिखने का तरीका होता है ये, लिमिट क्यू नोट टेंड्स टू जीरो, मतलब क्यू नोट बहुत ही स्मॉल चार्ज है, ताकि इसकी वजह से ये ओरिजिनल फील्ड जो अपन कैलकुलेट करना चाहता है ये इफेक्ट नहीं हो। तो ठीक है, तो किसी लोकेशन पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जाननी है तो उस लोकेशन पर आप टेस्ट चार्ज लाके रखें, एक इमेजिनरी चार्ज लाके रखेंगे। यस और नो? और उस पर लगने वाला फोर्स देखेंगे। सपोज उस पर लगने वाला फोर्स कितना है? एफ। तो अगर क्यू नोट पर एफ फोर्स लग रहा है तो यूनिट चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा? एफ बाई क्यू नोट। तो यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को अपन उस लोकेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करने का तरीका है। बोलो क्लियर है? तो लिखते हैं बेटा इसके अंदर। अच्छा चलो एक और बात देख लेते हैं, इसके अंदर एक और पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले तो बताओ ये वेक्टर है कि स्केलर है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात, इसकी यूनिट लिखा सकते हैं? कौन कौन इसकी यूनिट लिखाएगा बताओ? अच्छा, इस वाले फॉर्मूला से अगर देखूंगा तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। यस और नो? आगे जाकर एक और यूनिट देखेंगे इसकी, वोल्ट पर मीटर। क्या यूनिट होती है इसकी? तो आपको कई सारी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो न्यूटन पर कूलम में भी लिखी मिल सकती है, और कई सारी जगह वोल्ट पर मीटर में भी लिख सकती है। जब आगे जाकर अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर फॉर्मूला आएगा V इक्वल टू E इंटू डी, तो वहां पर E का फॉर्मूला बनेगा V बाई डी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब आप आगे जब इस चैप्टर में आएगा तो E का एक और फॉर्मूला होता है V बाई डी, अभी नहीं लिखना, जब आएगा तब लिखेंगे। V का V की यूनिट होती है वोल्ट, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना? तो जब आप इसकी न्यूमेरिकल अभी करोगे ना, तो कई सारी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आपको वोल्ट पर मीटर में लिखा मिलेगा, और कई सारी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आपको न्यूटन पर कूलम में लिखा मिलेगा। भाई न्यूटन पर कूलम तो इस वाले फॉर्मूले से समझ में आता है। तो आप वोल्ट वोल्ट पर मीटर को देखकर कंफ्यूज नहीं हुए, इसलिए मैंने आपको भी लिखा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। बोलो क्लियर है? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या? कौन कौन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकता है? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकाल दोगे? देखो कि डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो बड़ा सिंपल है। ई का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो बताओ किसके किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है? फोर्स का और चार्ज का। कौन कौन जानता है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला? बोलो क्या होता है? M1 L1 T-2, यही होता है। चार्ज का लिखा ही दिया था मैंने, A1 T1। बोलो इसको सोल्व करोगे तो बोलो ई का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है बोलो वो क्या होगा?
E का डायमेंशन फॉर्मूला होगा m1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1। तो ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला है। बोलो क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट है किसी को? तो लिखे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लिखेंगे। इट इज डिफाइंड एज force on unit positive test charge. It is defined as force on unit positive test charge. Force on unit positive test charge. ठीक है? ये कॉपी कर लो बेटा, जितना लिखा है ना बोर्ड पे उतना कॉपी कर लो। ये वाला ना, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो, अभी समझाया था ना बेटा। ये जो टेस्ट चार्ज रखा जाता है बहुत स्मॉल नेग्लिजिबल रखा जाता है, तो इसको मैथ्स में लिखने का तरीका है लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो। लिख दिया ना आपने ये? चलो ठीक है। अब देखें उसके बाद में कुछ और भी बात करते हैं। अब देखो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है ना? एक बार इधर देखो, देखो अपने पास में दो तरह के चार्ज होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। दो तरह के चार्ज अपने पास होते हैं, दोनों के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। ये मेरे पास क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इस लोकेशन पे जानना है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस लोकेशन पे जानना है। तो अगर इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है तो मैं क्या करूंगा? इस लोकेशन पर एक टेस्ट चार्ज को लाके रख दूंगा। यस और नो? तो टेस्ट चार्ज मैंने क्यू नोट को लाके रख दिया, और क्यू नोट पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी बताएगा। इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है तो यहाँ पर क्या रख दूंगा? टेस्ट चार्ज को रखूंगा। तो टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। यस और नो? बताइए, अगर यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को लाके रख दिया, टेस्ट चार्ज को बाय डिफॉल्ट अपन पॉजिटिव लेते हैं। कन्वेंशनल है कि टेस्ट चार्ज को क्या लेते हैं? बोलो कौन कौन इस क्यू नोट पर लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन बता देगा? क्यू नोट पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन बोलो किधर होगी? बोलो टुवर्ड्स या अवे? बोलो इधर की तरफ होगी। तो जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो जो प्लस चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है कि टुवर्ड्स होता है? अवे होता है। यस और नो? अच्छा, उसी तरह से मान लीजिए कि अगर मेरे पास चार्ज माइनस है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए मुझे यहाँ पर जानना है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए क्या करेंगे? तरीका वही है, टेस्ट चार्ज क्यू नोट को लाके रख देंगे। अब इस क्यू नोट पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन दो करेंगे, तो जिस डायरेक्शन में क्यू नोट पर फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बोलो कौन कौन क्यू नोट पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन दो कर देगा?
बोलो डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की? अच्छा, एक प्लस और एक माइनस अट्रैक्शन होगा ना? अट्रैक्शन होगा तो टुवर्ड्स या अवे? तो टुवर्ड्स। तो मैं बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है। बोलो क्लियर है? तो लिख लो यहाँ पर चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टेटमेंट में लिखा देता हूँ। चलो इसको मैं ना, अगला पॉइंट लिख लो इसमें, है ना, अगला पॉइंट लिख लो। देखिए यहाँ पे इसके अंदर देखें, if charge electric field due to positive charge, electric field due to positive charge is always away from it, electric field due to positive charge is always away from it, and electric field due to negative charge always towards it, electric field due to negative charge always towards it। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है बेटा? अवे फ्रॉम इट, और नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स इट। ठीक है ना, ये दोनों डायग्राम बना लो आप। बना लिया? चलो ठीक है। उसके बाद में एक हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब इधर देखेंगे बेटा आप सब लोग, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अपन देखने जा रहे हैं। अच्छा, वैसे तो ये बिल्कुल सिमिलर है जैसा आप लोगों ने पॉइंट मास का ग्रेविटेशन फील्ड देखा था, याद आ रहा है? कितने बच्चों को पॉइंट मास का ग्रेविटेशन फील्ड का फॉर्मूला याद है? क्या करा है 11 में आप लोगों ने? ये एम मास है, इससे आर दूरी पर इसका फील्ड जानते हो आप लोग? कितने बच्चे जानते हैं आर दूरी पर फील्ड क्या होता है? जी एम बाई आर स्क्वायर, यही होता है ना? उसी तरह से चार्ज का अगर आर दूरी पर, क्यू चार्ज का अगर मैं आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो फॉर्मूला सेम है, बस जी की जगह आ जाएगा के और एम की जगह आ जाएगा क्यू, तो फॉर्मूला बनेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? अच्छा देखो, वहां पर तो मास एक ही तरह का था, यस और नो? तो मास का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता, सॉरी मास का जो ग्रेविटेशन फील्ड होता था वो हमेशा टुवर्ड्स द मास होता था, याद है? लेकिन यहाँ पर बात हो रही है चार्ज की। चार्ज कितने तरह के हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चार्ज अगर पॉजिटिव हुआ तो इसका फील्ड किधर होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर नेगेटिव हुआ तो टुवर्ड्स द चार्ज। मास तो एक ही तरह का था तो उसका फील्ड आप हमेशा टुवर्ड्स द मास लिखते थे, लेकिन चार्ज तो अपना दो तरह का होता है ना, तो चार्ज का फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि चार्ज पॉजिटिव है या, उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्शन को ड्रॉ करोगे। क्लियर है बात? चलो ये लिख दिया आपने मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अब इसको समझते हैं, देखो। अच्छा, जैसे मान लो आपके पास कोई चार्ज है क्यू, एक क्यू चार्ज है आपके पास में, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानना चाहते हैं आर दूरी पर, आर दूरी पर आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये निकालना चाह रहे हैं, ये आपका टारगेट है। तो बताओ क्या करना है? यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट को लाके रख देंगे। चलो तो क्यू नोट को लाके रख दिया मैंने, ये क्यू नोट को रख दिया मैंने। अच्छा, अब क्या करेंगे? क्यू नोट पर लगने वाला फोर्स लगा देंगे। बोलो क्यू नोट पर फोर्स कितना लग रहा है बताओ? बोलो फोर्स ऑन क्यू नोट अगर मैं आपसे पूछूं तो लिखवा दोगे क्या? कौन कौन क्यू नोट पर फोर्स लिखवा देगा, जल्दी बताओ। क्यू नोट पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? के कैपिटल क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन डिफाइन कैसे करते हैं? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, यही होता है ना? बोलो फोर्स कितना लग रहा है? के कैपिटल क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू नॉट। क्या क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा? तो बोलो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दिस विल बी के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। किस किस के बात क्लियर है?
आगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा फॉर्म है? स्केलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? और जैसा कि अपन ने पहले बात करी थी कि जब स्केलर फॉर्म यूज करोगे तो चार्ज का साइन नहीं रखना है। स्केलर फॉर्म में चार्ज का साइन रखना है कि नहीं रखना है? अच्छा इसका वेक्टर फॉर्म भी लिखवा दोगे? अगर इसका वेक्टर फॉर्म अगर अपने को लिखना है तो ई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और क्या आर कैप, और मैं इसको लिख सकता हूँ के क्यू और आर कैप को लिख सकता हूँ आर वेक्टर अपॉन आर, तो के क्यू अपॉन में आर क्यूब और ये आर वेक्टर। अच्छा बोलो ये कौन सा फॉर्म है? ये वेक्टर फॉर्म। अच्छा वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म के अंदर क्या डिफरेंस रखते हैं हम लोग कैलकुलेशन में? वेक्टर फॉर्म जब लिखते हैं तो चार्ज को साइन के साथ पुट करते हैं और स्केलर फॉर्म के अंदर वैल्यू में चार्ज बिना साइन के पुट करते हैं। याद है आपको? तो जो अपन फोर्स में कर रहे थे काम वो काम यहाँ भी चलेगा। आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर फॉर्म लिख रहे हो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ज का वैल्यू रखना है, साइन नहीं रखना। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर फॉर्म में निकालना चाह रहे हो आप लोग तो फिर चार्ज को साइन के साथ रखना पड़ेगा। क्लियर है ना? लिख दो बेटा इसको। लिख दिया बेटा आपने? इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें आप? चलो ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखना। देखो पहले एक दो क्वेश्चन मैं कराता हूँ। वैसे तो आप लोगों के लिए कोई नया पैटर्न नहीं है, आपने कर रखे हैं ऐसे क्वेश्चन। फिर भी एक दो क्वेश्चन मैं कराता हूँ पहले, फिर उसके बाद आपको देते हैं। ठीक है ना? चले एक बार सब लोग इधर देखें आप लोग। जैसे मैंने एक इक्विलेटरल एंगल ले लिया है ना, इसके दो कॉर्नर पर क्यू और क्यू रख दिया और तीसरा कॉर्नर मैंने खाली छोड़ दिया। यस और नो? इस कॉर्नर का नाम मैंने ए दे दिया। क्या नाम दे दिया? तो मेरा सवाल यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, क्या निकाल दोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये डिस्टेंस आर है। कौन कौन पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देगा? तरीका क्या रहेगा पहले तो बताओ। नहीं मत रखो टेस्ट चार्ज मत रखो, सीधा फॉर्मूला याद है। क्यू चार्ज की वजह से आर दूरी पर बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। वो टेस्ट चार्ज रखने के बाद ही आ रहा है, तो बार बार मत रखो टेस्ट चार्ज। आप डायरेक्ट याद रखो कि पॉइंट चार्ज क्यू का आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? के क्यू बाई। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी याद रखो। अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज लेना है और नेगेटिव पर टुवर्ड्स द चार्ज लेना है। तो आप एक काम करो, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ड्रॉ करना है पहले तो उस पॉइंट पर जाकर बैठो। पहले किसी चार्ज पर फोर्स निकालते थे याद है, तो उस चार्ज पर जाकर बैठते थे। आज किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे? उस पॉइंट पर जाकर बैठो और ये देखो यार कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है यहाँ पर, किस किस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बन रहा है। तो बोलो कौन कौन सी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है? दो चार्ज का, इसका और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगा। अच्छा दोनों चार्ज क्या बराबर है? दोनों से दूरी भी, तो दोनों का इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगा। तो अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई मान रहा हूँ तो इसका भी ई मान लू। तो एक काम करो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर होता है ना, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डायरेक्ट जोड़ना है कि वेक्टर एडिशन करना है? तो वेक्टर एडिशन करने के लिए पहले दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसके बाद आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। तो देखो बेटा काम किस तरह से करना है, तो पहले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करो, फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करो, फिर दोनों का वेक्टर सम करो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन कौन ड्रॉ करना जानता है? अच्छा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कौन ड्रॉ कर सकता है? ये चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे या टुवर्ड्स? अवे में क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई मान लूं? कौन कौन ई का वैल्यू लिखा रहा है बताओ फटाफट से। ई का वैल्यू बताओ, ई का वैल्यू क्या होगा? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई होगा ना,
ये भी क्या पॉजिटिव है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे या टुवर्ड्स, अवे में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो गया, ई। अब इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड थे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर दिया, अब आपको नेट करना है। अच्छा ये एंगल कितना होता है, और ये एंगल अगर 60 है तो ये भी 60 होगा ना। बताओ ई और ई में जब 60 होता है तो रिजल्टेंट √3e होता है। तो बताइए जो ई नेट होगा ना, ए पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो बताइए वो कितना होगा, √3e। तो ये आपके पास हो जाएगा √3k⁴ तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। डायरेक्शन चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो ना, बिल्कुल बीच में, वही वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक बार और देख लो आप इधर। सेम क्वेश्चन में स्क्वायर में बना सकता हूँ, चलो स्क्वायर का नहीं करा रहे, फिर कर तो सकते हैं ना, कराएंगे स्क्वायर का भी, पेपर में दे दें। तुम सारे क्वेश्चन आउट कराने चाह रहे हो क्या, इधर देखो आप लोग, चलो ये स्क्वायर है, ठीक है, -q +q साइड इज आर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। देख लो इधर, आपको नहीं करना है, अगला क्वेश्चन देंगे आपके लिए। तो सिंपल मैं करूंगा, टफ आपको दूंगा, उल्टा करें, टफ मैं करूं सिंपल आपको दूं, सिंपल मैं कर दूं टफ आपको दे दूं। लेकिन वो जो टफ क्वेश्चन होंगे ना, उनमें कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं। ये जो सिंपल क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना, इनमें जो कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे वही कॉन्सेप्ट उन क्वेश्चन में यूज आने वाला है। ठीक है, चलो इधर देखो आप लोग एक बार सब लोग इधर ध्यान दें। देखो ये स्क्वायर है, इसके 4 कॉर्नर्स के चार्ज आपको दे दिए गए हैं, ठीक है ना, चार्जेस आपको दिख रहे हैं। बोला कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, बताओ क्या तरीका रहेगा। तरीका फॉलो करो, पूरा आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं करना, अभी स्टार्टिंग है ना, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना अपने को, अपने को सीखना है पहले सही से। सबसे पहला काम क्या करें, क्या सेंटर पे जाकर बैठ जाएं, बैठ जाओ सब लोग। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कितने चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनेगा, कितने का, 1 2 3 और 4, क्या 4 चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने से पहले थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। सबसे पहले तो चार्ज की वैल्यू ऑब्जर्व करो, क्या सेम है, साइन पे नहीं जाना, वैल्यू पे जाना है। चारों चार्ज का वैल्यू सेम है, चारों चार्ज का सेंटर से डिस्टेंस भी सेम है, तो चारों चार्ज से जो सेंटर पे फील्ड बनेगा वो भी, तो चारों चार्ज का फील्ड मैं ई मान लेता हूँ भाई, क्या मान लेता हूँ। तो हर एक चार्ज का फील्ड को ड्रॉ करो, और ड्रॉ करने के बाद उन सभी फील्ड को वेक्टर सम करो, तो नेट फील्ड आ जाएगा। ये क्वेश्चन अब फिजिक्स का नहीं रहा, ये क्वेश्चन वेक्टर का हो गया, आप कर सकते हो। चलो अच्छा, आप ये दूरी तो जानते हो ना, ये दूरी कितनी होती है, कितनी होती है, r/√2 पता है। चारों चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ड्रॉ करते हैं, एक बार देख लेना पहले आप लोग, है ना। अच्छा बताओ, इस -q का फील्ड टुवर्ड्स या अवे, टुवर्ड्स द चार्ज, इसको मैंने ई मान लिया। अच्छा ई का वैल्यू लिखाना जरा एक बार फटाफट से, के -q, -q या +q, डायरेक्शन आपने ड्रॉ कर दी, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है अब, डायरेक्शन मतलब चार्ज का साइन नहीं लेना, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, इसमें चार्ज का साइन नहीं है। तो बोलो k/q/r की जगह r/√2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 2kq/r², यही आएगा। चलो इस +q का फील्ड अवे की टुवर्ड्स, अवे फ्रॉम द चार्ज, कितना दिखा दे, ई। इस +q का अवे में कितना, ई, -q का टुवर्ड्स में कितना, ई। चारों चार्ज का फील्ड इक्वल होगा, हर एक चार्ज का फील्ड मैंने ई ई करके दिखा दिया। और अब मुझे इन चारों का वेक्टर सम करना है, कौन कौन वेक्टर सम करा देगा बताओ। दिस एंगल इज 90 पक्का। तो देखो इस डायरेक्शन में तो कितना है बोलो, 2e तो इस डायरेक्शन में, और 2e आपका इस डायरेक्शन में, और दिस एंगल इज 90। अच्छा e और e में 90 होने पर √2e होता, लेकिन e और e नहीं है, 2e और 2e है। तो बताओ जो e नेट आपके पास होगा, दिस इज √2 टाइम ऑफ 2e, यही होगा। तो ये हो जाएगा 2√2, और e की जगह यहां से रख दो 2kq/r, तो ये आपके आ जाएगा 4√2kq/r², लिख दो इसको।
लिख दिया आपने? एक क्वेश्चन आपके लिए दे दे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सेंटर पे। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देना है। चलो बेटा निकाल के दो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहां पर अपने को? सेंटर पे। क्या निकाल दोगे? निकाल के दो फटाफट। बताइए बेटा कितने बच्चों का आंसर आ गया? ये आपने हेक्सागोन वाला सोल्व नहीं किया क्या अभी तक? 4 एंड व्हाट इज ई? के कैपिटल क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। हाँ भाई कितने बच्चों का आंसर आ गया जल्दी बताओ फटाफट से। हेक्सागोन वाले क्वेश्चन में इसमें आंसर में उलझ रहे होगे आप लोग। हाँ 4 ई एंड व्हाट इज ई? मतलब आप डायरेक्ट आंसर बोलो 4 k क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। डायरेक्शन इज टुवर्ड्स -5q। चलो बोलो बेटा कितने बच्चों का आंसर आया बताओ पहले तो। कितने बच्चों का आंसर आया? अब एक बार सब लोग इधर देखो, ये क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। बोर्ड की तरफ देखना एक बार सब लोग, पूरा फोकस पूरा ध्यान। और अच्छा क्वेश्चन मैं फिर बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर तो याद है क्या हो रहा था? सारे चार्ज का मैग्नीट्यूड मैंने सेम लिया था, तो हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ई बन रहा था। यस और नो? अब एक बात बताओ, यहाँ पर एक क्यू, एक 2q, एक 3q, एक 4q। अच्छा एक बताओ, डिस्टेंस तो सबका सेम ही है ना? कि अलग अलग है? अच्छा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा के सबके लिए सेम है और आर भी सबके लिए। अच्छा तो अलग अलग चार्ज का फील्ड भी अलग अलग होगा। अगर क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो 2q का क्या होना चाहिए?
कॉमन सेंस से बताओ। अरे भाई डिस्टेंस तो सबके लिए सेम है ना सेंटर से। अगर क्यू चार्ज से बनने वाला फील्ड अगर सेंटर पर ई हुआ तो टू क्यू का फील्ड क्या होगा? आप ये देखो ना, क्यू का फील्ड होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। और अगर टू क्यू का फील्ड आपको लिखना है तो ये हो जाएगा के इंटू टू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो टू के क्यू बाई आर स्क्वायर मतलब टू ये हो गया ना। तो अगर क्यू की वजह से ई बन रहा है तो टू क्यू का, थ्री क्यू का, फोर क्यू का, फाइव क्यू का और सिक्स क्यू का। बस, तो हर एक चार्ज का फील्ड कितना कितना होगा ये तो पता चल गया अपने को। ये बात किस किस को समझ में आएगी पहले बताओ। अगर क्यू से ई फील्ड अगर बन रहा है सेंटर पे तो टू क्यू से बनेगा टू ई, थ्री क्यू से बनेगा थ्री और फाइव क्यू से बनेगा फाइव ई। यस और नो? और डायरेक्शन ड्रॉ करो फिर उनका रिजल्टेंट करो। तो देखो अब इधर देखो आप सब लोग किस तरह से रिजल्टेंट करेंगे। सबसे पहले तो बताओ इस क्यू का फील्ड सेंटर पे देखना है। अच्छा ये डिस्टेंस सबकी आ रही है ना? बोलो इस क्यू का फील्ड अवे या टूवर्ड्स? अवे फ्रॉम द चार्ज। कितना हो गया? टू क्यू का फील्ड अवे या टूवर्ड्स? कितना हो गया? थ्री क्यू का अवे में बोलो कितना? बोलो अवे में क्या? थ्री। फोर क्यू का अवे में, फाइव क्यू का टूवर्ड्स में कितना? और बोलो सिक्स क्यू का, सिक्स क्यू का अवे में कितना? सिक्स ई। अभी क्वेश्चन वेक्टर का नहीं रहा। अच्छा ई की वैल्यू लिखवा दोगे क्या? ई की वैल्यू कौन कौन लिखा देगा जल्दी बताओ। ई का वैल्यू कितना है? ई का वैल्यू है के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये जो वेक्टर है इनका सम करना है मेरे को। तो कौन कौन इन वेक्टर का सम करवा सकता है? अब इसके अंदर कोई फिजिक्स नहीं है। अब ये पूरा क्वेश्चन वेक्टर का हो गया। देखो अब आप लोग पहले तो बताओ ये एंगल जानते हो नहीं जानते? ये एंगल नहीं जानते तो क्वेश्चन नहीं होगा। कितना होता है ये? 60 एंगल होते हैं ये सारे। आपको पता है ना ये 60 60 60 60 ये सारे 60। अब एक बात बताओ, थोड़ा कॉमन सेंस दिखाता है यार। पहले तो इस ई और इस फोर ई को निपटा लेते हैं आपस में। इन दोनों का बोलो कितना? तो ई और फोर ई का मिलाकर इधर की तरफ बोलो कितना आ गया? थ्री ई। और उसके बाद इधर देखो आप, ये फाइव ई और टू ई मिला के कितना हो गया? ये सेवन ई इधर हो गया। बोलो मानते हो? अच्छा थ्री ई और सिक्स ई मिला के कितना? क्या थ्री हो गया? थ्री किधर हो गया? इधर की तरफ हो गया ये थ्री। ये एंगल कितना? ये एंगल और ये एंगल 120। अरे बोलो क्लियर है? किस किस के बात समझ में आ रही है? अब एक बात बताना, अब इन वेक्टर का सम करना है। अब इन वेक्टर का सम करना आपके ऊपर है। इधर देखो आप लोग, सबसे पहले तो देखो ये थ्री ई और ये थ्री ई 120 पर है ना? एफ और एफ 120 पर होते तो रिजल्टेंट एफ आता है। तो जब थ्री और थ्री 120 पर होगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बोलो? थ्री आएगा ना? तो आप इस डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं। इधर देखो आप लोग, इस डायग्राम को आप ऐसे बना सकते हैं। ये तो आपके पास में इधर की तरफ आ गया 7e। बोलो आ गया ना? और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ आ गया कितना? 3e। तो बोलो ई नेट कितना आया? क्या दोनों अपोजिट है ना? तो ई नेट इज 4e एंड दिस इज 4kq अपॉन में आर स्क्वायर एंड डायरेक्शन इज टुवर्ड 7e। जब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो रिजल्टेंट आपका बड़े वाले की तरफ आता है। बड़ा वाला कौन है? 7e का मतलब -5q की तरफ फोर्स आता है। तो अगर डायरेक्शन पूछे तो टुवर्ड्स -5q। किस किस की बात समझ में आ गई? किसको कंफ्यूजन है बताओ इसमें? नहीं होना चाहिए इसमें डाउट है? एक बार और बताना है। कहां से बताना है? ये सब समझ में आ गया? ये वाला पार्ट समझाना है मेरे हिसाब से। शायद इसको ये कैसे लिखा ये समझाना है आपको। इनको सोल्व करें ना, स्टार्टिंग से बता दें। देखो अगर Q से E फील्ड अगर बन रहा है ना सेंटर पे तो 2Q का 2E, 3Q का 3E, 4Q का 4E। ये तो मानते हो इस बात को? और फील्ड की डायरेक्शन बाकी लोग नोट करो। फील्ड की डायरेक्शन की अगर अपन बात करें तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अवे लेना होता है और नेगेटिव का टुवर्ड्स लेना होता है। ठीक है बेटा? तो देखो ये तो क्या है? पॉजिटिव। इसका फील्ड तो क्या लिया? अवे। पॉजिटिव अवे कितना लेंगे बट 2E। इस 3Q का अवे 3E, 4Q का अवे 4E, -5Q का टुवर्ड्स में 5E और 6Q का अवे में 6E। ये सारे फोर्सेस ड्रॉ कर दिए, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम करना है। तो ये 5E और 2E तो एक ही डायरेक्शन में, तो इनका तो लिख दिया मैंने 7E। E और 4E अपोजिट है तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा? 3E। और रिजल्टेंट बड़े वाले की तरफ होता है तो बड़े वाले की तरफ हो गया 3। 6E और 3E का अपोजिट डायरेक्शन है
तो इनका रिजल्टेंट भी 3E और बड़े वाले की तरफ हो जाएगा, ये हो गया। अब ये 3E और 3E 120 पर है, इनका रिजल्टेंट भी 3E होगा बट बीच में होगा, तो ये डायरेक्शन होगी। अब ये 7E और 3E अपोजिट है, तो नेट हो जाएगा 4E। आ रहा है ना वेक्टर काम में? इस क्वेश्चन में फिजिक्स तो बिल्कुल ना के बराबर थी, मतलब इतना सा काम है फिजिक्स का कि पॉजिटिव का फील्ड अवे होता है, नेगेटिव का टुवर्ड्स होता है, और पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। उससे ज्यादा फिजिक्स है ही नहीं इस क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन वेक्टर पर ही है, देखा जाए तो वेक्टर पर ही है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखो। 2 पॉइंट चार्जेस 3 कूलम एंड 6 कूलम। 2 पॉइंट चार्जेस 3 कूलम एंड 6 कूलम are kept. 2 point charges 3 coulomb and 1 coulomb, sorry, 3 coulomb and 6 coulomb. 2 point charges 3 coulomb and 6 coulomb are kept at 2 meter separation. Are kept at 2 meter separation. Find electric field at middle of them. Find electric field at middle of them. थ्री 3K की वैल्यू भी रख के बता दो फिर। चलो एक बार देखे बेटा सब लोग, सभी लोगों का ध्यान एक बार इधर होना चाहिए। देखो ध्यान से सुनो, दो चार्ज आपके पास, कितना कितना गुलाम है? एक तो है 3 गुलाम और एक है 6 गुलाम। दोनों के बीच का सेपरेशन है 2 मीटर। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। इनके मिडिल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। बोलो क्लियर है? तो एक बात बताओ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन बनाएगा? 3 गुलाम और 6 गुलाम दोनों मिलकर बनाएंगे। दोनों से डिस्टेंस क्या बराबर है? दोनों से डिस्टेंस क्या बराबर है ना? तो एक बात बताओ, अगर 3 गुलाम के कारण अगर ई बन रहा है, तो 6 गुलाम के कारण
2e, चार्ज डबल है ना, अगर 3 कूलम का ई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ बन रहा है तो 6 कूलम का बनना है 2e। तो 3 कूलम का फील्ड जो फील्ड यहाँ पर होगा वो अवे या टूवर्ड्स, अवे में, ये मैंने ई मान लिया। अच्छा ई की वैल्यू कौन कौन लिखा रहा है जल्दी बताओ, ई की वैल्यू बोलो क्या होगा, के क्यू की जगह 3 डिवाइड बाई, ये भी 1 और ये भी 1 ना, तो डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3k, बोलो यही होगा। अच्छा उसके बाद देखो, अगर 3 कूलम का फील्ड मैंने ई कंसिडर किया है तो 6 कूलम का कितना लेंगे, 2e लेंगे, मानते हो इस बात को। तो 6 कूलम का अवे मतलब अवे इस तरफ होगा और ये कितना होगा बेटा 2e। तो बताइए जो ई नेट आ रहा है ना, बोलो ई नेट, 2e और ई अपोजिट है ना, तो ई नेट किधर आ रहा है, 2e और ई का जो डिफरेंस है वो ई के बराबर होगा, और ई कितना है 3k, और बोलो k की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 9, तो दिस विल बी 27 इंटू 10 की पावर न्यूटन पर कूलम, बोलो आ गया ना। तो ये ई नेट आ गया आपका। और इसकी डायरेक्शन अगर पूछू तो बता दोगे क्या, कौन कौन डायरेक्शन बता देगा बताओ, टुवर्ड्स 3 कूलम और टुवर्ड्स 6 कूलम, टुवर्ड्स 3 कूलम इसकी डायरेक्शन हो गई। क्लियर है, कर लेंगे आप ऐसा क्वेश्चन। चलो अब देखो कुछ और भी पॉइंट डिस्कस करते हैं, जानते हो कोई नया नहीं है। देखो मैंने यहाँ पर रेगुलर पॉलीगॉन लिए, जैसे मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया या मैं स्क्वायर ले लेता या रेगुलर हेक्सागोन ले लिया, मैंने दो डायग्राम बना दिए मैंने। जैसे एक बार आप सब लोग इधर देखो बेटा, दो डायग्राम बना दिए। एक तो लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके सभी कॉर्नर्स पर आइडेंटिकल चार्जेस है। आइडेंटिकल मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था, आइडेंटिकल चार्जेस का मतलब चार्जेस का वैल्यू भी सेम हो और नेचर भी सेम हो, आइडेंटिकल बोलते हैं। तो इसके सभी कॉर्नर्स पर चार्ज आइडेंटिकल है, क्यू क्यू और क्यू। अच्छा इसमें भी क्या, रेगुलर हेक्सागोन है, सारे कॉर्नर्स पर चार्ज क्या है आइडेंटिकल। आपसे बोला जाता है कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो निकाल सकते हैं। तरीका वही है, हर चार्ज इक्वल है, सारे चार्ज बराबर है, सारे चार्ज का डिस्टेंस भी सेंटर से बराबर है, तो हर चार्ज की वजह से सेंटर पर बनने वाला फील्ड भी बराबर होगा। तो मैं एक चार्ज का फील्ड ई मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, अब इसका फील्ड ई होगा अवे, पॉजिटिव है तो इसका भी फील्ड ई होगा अवे और इसका भी फील्ड ई होगा अवे। बताओ तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आपने ड्रॉ कर दिया। अब इन तीनों वेक्टर्स को देखो, क्या इक्वल वेक्टर्स हैं, इक्वल एंगल पर है। वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि इक्वल वेक्टर्स अगर इक्वल एंगल पर होते हैं तो रिजल्टेंट विल बी जीरो। तो बताओ रिजल्टेंट जीरो होगा, और सेम ये चीज यहाँ पर लगा दी। तो जैसे अपन ने फोर्स के अंदर लिखा था ना स्टेटमेंट, कि अगर किसी रेगुलर पॉलीगॉन के कॉर्नर्स पर आइडेंटिकल चार्जेस हो तो सेंटर पर रखे चार्ज का फोर्स जीरो होता है। तो अपन यहाँ क्या बोल सकते हैं, अगर एक रेगुलर पॉलीगॉन के कॉर्नर्स पर आइडेंटिकल चार्जेस हो तो सेंटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। बोलो क्लियर है। तो लिख दो बेटा स्टेटमेंट, मतलब पहले क्वेश्चन लिख के और उसके नीचे नोट लगा के स्टेटमेंट लिख देना। चलो बेटा ये लिख दिया आपने, इसके नीचे स्टेटमेंट लिख दो, नोट लगा के लिख लो एक मिनट। लिखो इफ आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड, if identical charges are placed at corners of regular polygon, if identical charges are placed at corners of regular polygon then net electric field
at center of polygon, net electric field at center of polygon will be 0. Net electric field at center of polygon will be 0. ठीक है ना? अब देखो इसमें भी ना उस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। कौन सा याद है? मैंने एक पेंटागन वाला सवाल लिया था, 4 पर चार्ज रखे थे और एक कॉर्नर खाली छोड़ा था, याद है? तो खाली वाले कॉर्नर पर चार्ज 0 था, तो उस 0 को मैंने Q माइनस Q लिखा था। तो सेम क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है। वहां पर फोर्स निकाला था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना? चलो ठीक है। अब देखो न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, उस पॉइंट को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट बोला करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? न्यूट्रल पॉइंट। अब जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक सवाल लिया है जिसमें मैंने बोला कि दो चार्ज है 3Q और -27Q। एक बार इधर देखो, एक चार्ज है 3Q, दूसरा चार्ज क्या है -27Q। सेपरेशन इनका क्या है R। तो आपका क्वेश्चन है बोल रहा है कि फाइंड पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। फाइंड पोजीशन ऑफ मतलब अपने को न्यूट्रल पॉइंट को फाइंड करना है, कहां पर होगा, मतलब ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है 0 है, ऐसा पॉइंट फाइंड करना है। तो देखो आपको पहले याद है कि पहले हमने ऐसा लोकेशन ढूंढा था जहां पर किसी थर्ड चार्ज को रखे तो फोर्स 0। यस और नो? अगर किसी लोकेशन पर आप चार्ज रख रहे हो ना और उस लोकेशन पर चार्ज पर अगर फोर्स नहीं है, इसका मतलब उस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। क्योंकि अगर उस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता, अच्छा चार्ज पर फोर्स किसकी वजह से लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पर फोर्स लगता है ना। तो अगर किसी लोकेशन पर चार्ज रखा बट वहां पर फोर्स नहीं लग रहा, दैट मींस उस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, नहीं है, तभी तो चार्ज पर फोर्स कितना है। तो याद है अपन ऐसा सवाल करें कि थर्ड चार्ज को कहां रखें कि वो इक्विलिब्रियम है, तो उसके कुछ रूल्स हुआ करते थे, याद है? पहले चार्ज का नेचर देखते थे। चार्ज का नेचर अगर सेम है तो दोनों चार्जेस के बीच में मिलेगा, और अगर मान लीजिए चार्ज का नेचर अपोजिट तो साइड में मिलेगा। सेम रूल लगाकर यहाँ पर ये सवाल करना। अगर आपसे पूछता है कि वो पोजीशन फाइंड करें जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो जो रूल वहां पर लगाए थे वही रूल यहाँ लगाना है। चलो एक बार प्रैक्टिस करा देते हैं। एक बार इधर देखो सब लोग। सबसे पहले तो क्या करें, चार्ज का नेचर देखें। चार्ज का नेचर सेम है या अपोजिट? अपोजिट है। इसका मतलब क्या बीच में ढूंढना है वो पॉइंट? इन दोनों के बीच में तो नहीं मिलने वाला, क्या साइड में मिलेगा? या तो Q1 के इधर मिलेगा या फिर Q2 के इधर मिलेगा, और छोटे वाले के पास मिलेगा। कौन छोटा है? 3Q छोटा है, तो छोटे वाले के पास मिलेगा, मतलब इधर की तरफ मिलेगा कहीं पे। यस और नो? तो मैंने मान लिया कि ये उसकी रफ लोकेशन है। अब मैं ये दूरी जो 3Q से है ना x मान लेता हूँ बेटा। कितनी मान ली? अगर ये दूरी 3Q से x है तो बोलो इससे -27Q से है, तो ये दूरी -27Q से है, बोलो क्या R प्लस x है? अगर आप इस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट बोल रहे हो ना, तो न्यूट्रल पॉइंट बोलने का मतलब इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो एक काम करो, दोनों चार्ज का पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दो और बाद में इसको 0 के बराबर कर दो। यस और नो? तो बताइए, सबसे पहले तो 3Q का इलेक्ट्रिक फील्ड पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। बोलो 3Q का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे या टुवर्ड्स? बोलो। इसको E1 मान लो। चलो E1 का वैल्यू लिखाना जरा, के Q की जगह तो 3Q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है? -27Q का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे या टुवर्ड्स? टुवर्ड्स। क्या बोलो टुवर्ड्स में? क्या बोलो E2 हो गया ना? बोलो E2 का वैल्यू लिखाओ फटाफट से। के चार्ज का साइन रखना है क्या? चार्ज का साइन नहीं रखना, सिर्फ वैल्यू रखना है 27Q डिवाइड बाई R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो दोनों चार्जेस का फील्ड लिख देगा, नेट को 0 करना है। अब बताइए, जब अपन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो आपको पता है कि दोनों वेक्टर अपोजिट है, तो नेट आएगा डिफरेंस करने से, तो नेट आएगा E1 माइनस E2। और क्या ये 0 कर दे? क्योंकि ये पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दे? 0। इसका मतलब है कि E1 बराबर क्या हो गया? E2। अब E1 और E2 बराबर कर दो, E1 ये रहा और E2 ये रहा, बराबर कर दो दोनों। तो ये आपके पास आ जाएगा K इंटू 3Q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और ये आएगा K इंटू 27Q डिवाइड बाई R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। K से तो K, Q से Q, और ये कितनी बार कटा? 9 बार। स्क्वायर कर दो, अंडर रूट कर दो सॉरी, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 अपॉन में R प्लस एक्स। तो यहां से अगर आप x को सोल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा R/2। ये R/2 आ रहा है x। अब देखो इसमें भी मैं ऑप्शन दे सकता हूं कि अगर मैं डिस्टेंस Q1 से पूछूंगा आंसर R/2 हो जाएगा, और मैं डिस्टेंस अगर Q2 से पूछूंगा तो R प्लस R/2, दैट मीन्स 3R/2 हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? चलो ठीक है, तो अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको ना।